साल 1968 भारत की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां पहली बार कांग्रेस को लगने लगा था कि उसकी सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। 1967 के आम चुनावों ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी थी। कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी। विपक्ष बिखरा हुआ जरूर था, लेकिन वो अब कमजोर नहीं रहा था। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक नई राजनीतिक धारा आकार ले रही थी और उस धारा के सबसे महत्वपूर्ण चेहरे का नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं हर्ष और किस्से कहानियों के इस एपिसोड में बात करेंगे उस नेता की जिसने जनसंघ की वैचारिक नींव रखी, जिसने एकात्म मानववाद जैसा दर्शन देश को दिया और जिसने संगठन को ऐसी दिशा दी जिसका प्रभाव आज भी भारतीय राजनीति में दिखाई देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये कहानी है उनकी जिंदगी के आखिरी सफर की, एक ऐसी रात की जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। आखिर उस रात ट्रेन में क्या हुआ था? वो अकेले सफर कर रहे थे और फिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया? जांच एजेंसियां किस नतीजे पर पहुंची और क्यों ये घटना आज भी भारत की राजनीति के सबसे चर्चित रहस्यों में गिनी जाती है। 10 फरवरी 1968 की शाम, लखनऊ। ठंडी हवा चल रही थी। शहर की भागदौड़ धीरे धीरे थम रही थी। दीनदयाल उपाध्याय अपनी मुंह बोली बहन लता खन्ना के घर पर ठहरे हुए थे। अगले दिन दिल्ली में जनसंघ संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक होनी थी, लेकिन सुबह एक फोन ने पूरा कार्यक्रम बदल दिया। बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार ने आग्रह किया कि वो पहले पटना आए और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हों। कुछ देर चर्चा हुई, वरिष्ठ नेताओं से बात हुई और अंततः दिल्ली की जगह पटना जाने का फैसला हो गया। उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ये छोटा सा फैसला भारतीय राजनीति के सबसे बड़े रहस्यों में बदल जाएगा। शाम होते होते पंडित जी लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कार्यकर्ताओं ने प्रथम श्रेणी के कंपार्टमेंट में उनके लिए सीट आरक्षित कराई थी। उन्हें विदा करने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्त और कई वरिष्ठ नेता स्टेशन पहुंचे थे। कुछ लोगों ने चरण स्पर्श किया, कुछ ने अगले कार्यक्रम की चर्चा की। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पीछे छूटता चला गया। उनके कंपार्टमेंट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी MP सिंह भी सफर कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला है जो 6 दशक बाद भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाएगा। रात गहराती गई। ट्रेन बाराबंकी, फैजाबाद और अकबरपुर को पार करती हुई जौनपुर पहुंची। यहाँ एक व्यक्ति उनसे मिलने आया। उसका नाम था कन्हैया। वो जौनपुर के पूर्व महाराजा का सेवक था और एक निजी पत्र लेकर आया था। दीनदयाल जी ने पत्र पढ़ा, कुछ देर बात की और कहा कि वे जल्द ही जवाब भेजेंगे। कन्हैया वापस लौट गया। जब उसने आखिरी बार दीनदयाल उपाध्याय को देखा तो स्टेशन की घड़ी में रात के 12:12 हो रहे थे। इतिहास में दर्ज ये वो आखिरी क्षण था जब किसी ने उन्हें जीवित देखा था। इसके बाद क्या हुआ? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिल पाया। ट्रेन आगे बढ़ी और कुछ समय बाद मुगल सराय पहुंची। उस समय मुगल सराय देश का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन माना जाता था। यहां एक तकनीकी प्रक्रिया होनी थी। दीनदयाल उपाध्याय जिस बोगी में यात्रा कर रहे थे उसे अलग करके दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस से जोड़ा जाना था। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग आधा घंटा लगा, लेकिन इसी आधे घंटे के भीतर क्या हुआ, ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा रहस्य बन गया। अगली सुबह पटना स्टेशन पर बिहार जनसंघ के नेता कैलाशपति मिश्र अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन पहुंची। वे सीधे प्रथम श्रेणी के डिब्बे की ओर बढ़े, लेकिन वहां दीनदयाल उपाध्याय नहीं थे। उन्होंने पूरे डिब्बे में खोजा, सहयात्रियों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कार्यक्रम बदल गया होगा और वो दिल्ली चले गए होंगे, लेकिन उसी समय मुगल सराय से एक और खबर आ रही थी। रेलवे यार्ड में लाइन से कुछ दूरी पर एक शव पड़ा था। सुबह निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइनमैन ईश्वरी दयाल की नजर उस शव पर पड़ी। उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी। रेलवे कर्मचारी वहां पहुंचे।
शुरुआती तौर पर उसे एक लावारिस शव समझा गया, लेकिन जब तलाशी ली गई तो कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने सबको चौंका दिया। प्रथम श्रेणी का टिकट, आरक्षण की पर्ची, जेब में रुपए और कलाई पर एक घड़ी। कुछ देर बाद रेलवे कर्मचारी बनमाली भट्टाचार्य वहां पहुंचे। उन्होंने शव को देखा और अचानक चिल्ला उठे, अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। कुछ ही मिनटों में पूरे रेलवे स्टेशन पर सनसनी फैल गई। देश के सबसे बड़े विपक्षी नेताओं में से एक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला था। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने पूरे मामले को और उलझा दिया। बताया गया कि कार्रवाई के रजिस्टर में समय को लेकर बदलाव हुआ था। पहले एक समय दर्ज किया गया और बाद में उसे काटकर दूसरा समय लिखा गया। इसके पीछे क्या कारण था, यह भी सवालों का हिस्सा बन गया। फिर एक और बात सामने आई। दीनदयाल उपाध्याय का सूटकेस शव के पास नहीं मिला था, लेकिन कुछ घंटे बाद मोकामा स्टेशन पर उसी बोगी में एक लावारिस सूटकेस बरामद हुआ, जो बाद में उनका निकला। अब सवाल उठने लगे कि अगर ये साधारण दुर्घटना थी तो सूटकेस वहां कैसे पहुंचा? अगर ये केवल चोरी थी तो कुछ सामान गायब था और कुछ क्यों मौजूद था? और अगर ये हत्या थी तो हत्यारा कौन था? जांच आगे बढ़ी तो गवाहों के बयान और भी रहस्यमय साबित हुए। सहयात्री एमपी सिंह ने बताया कि मुगल सराय में उन्होंने एक युवक को दीनदयाल जी का बिस्तर समेटते हुए देखा था। पूछने पर उसने कहा था कि उसके पिता यहाँ उतर गए हैं और वो उनका सामान ले जा रहा है। फिर लालता नाम का युवक सामने आया। उसने कहा कि उसे राम अवध नाम के व्यक्ति ने बिस्तर उठाने को कहा था। इसके बाद एक और व्यक्ति के पास से दीनदयाल जी के कपड़े बरामद हुए। फिर एक रेलवे कंडक्टर ने दावा किया कि उसने एक व्यक्ति को दीनदयाल जी का शॉल ओढ़े हुए देखा था। एक पोर्टर ने बयान दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बोगी को यार्ड में ज्यादा देर तक रोककर रखने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी। हर नए बयान के साथ रहस्य सुलझने की बजाय और उलझता चला गया। देश भर में सवाल उठने लगे, संसद में चर्चा शुरू हो गई, जनसंघ के कार्यकर्ता सड़कों पर जवाब मांग रहे थे, राजनीतिक दबाव बढ़ा और आखिरकार जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने अपनी जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि राजनीतिक हत्या नहीं बल्कि चोरी और लूटपाट से जुड़ा मामला था। एजेंसी के अनुसार कुछ अपराधियों ने सामान चुराने की कोशिश की और विरोध होने पर दीनदयाल उपाध्याय को ट्रेन से धक्का दे दिया। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, मामला अदालत पहुंचा, लेकिन यही कहानी ने एक और मोड़ लिया। 1969 में अदालत ने हत्या के आरोपों के संबंध में पर्याप्त सबूत न मिलने की बात कही। कुछ आरोपियों को संदेह का लाभ मिला, जबकि चोरी से जुड़े मामलों में अलग निर्णय दिए गए। यानी देश को वो जवाब नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठा था। इसके बाद जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ आयोग बैठा। आयोग ने भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर राजनीतिक साजिश के स्पष्ट प्रमाण नहीं पाए, लेकिन इसके बावजूद जनसंघ के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में लोग इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुए। यहीं से अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी। नानाजी देशमुख का मानना था कि दीनदयाल उपाध्याय के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और संभव है कि उन्हीं को हासिल करने के लिए घटना हुई। दूसरी ओर जनसंघ के संस्थापक नेताओं में से एक बलराज मधोक ने अपनी आत्मकथा में बिल्कुल अलग आरोप लगाए। हालांकि उनके आरोपों को व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया और कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक मतभेदों का परिणाम माना। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच एक बात साफ थी, सच्चाई जितनी सामने आई थी उससे ज्यादा सवाल पीछे छोड़ गई थी। 11 फरवरी 1968 को जब दिल्ली में जनसंघ नेताओं की बैठक चल रही थी, उसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को एक खबर मिली। बताया जाता है कि ये खबर सुनते ही वे स्तब्ध रह गए। उनके लिए ये सिर्फ पार्टी अध्यक्ष की मौत नहीं थी, वर्षों तक उन्होंने जनसंघ की संगठनात्मक नींव को मजबूत किया था। दीनदयाल उपाध्याय की उम्र सिर्फ 51 वर्ष थी। उनकी राजनीतिक यात्रा भी अपने शिखर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन मुगल सराय की उस रात ने सब कुछ बदल दिया। समय बीतता गया, जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लाल कृष्ण आडवाणी राष्ट्र राजनीति के बड़े चेहरे बने और फिर एक दिन भाजपा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई। दिलचस्प बात यह है कि जिस विचारधारा को दीनदयाल उपाध्याय ने दशकों पहले शब्द दिए थे, वही विचार धीरे धीरे भारतीय राजनीति के केंद्र में पहुंच गए। एकात्ममानववाद से लेकर अंत्योदय तक उनके अनेक विचार आज भी देश की नीतियों और राजनीतिक विमर्श में दिखाई देते हैं।
उनके जीवन का अंत भले ही अचानक और दुखद परिस्थितियों में हुआ हो, लेकिन उनके विचारों की यात्रा वहीं नहीं रुकी। समय के साथ उनका प्रभाव और व्यापक होता गया और आज भी वे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिने जाते हैं। आज मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा जा चुका है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं, योजनाएं हैं, संस्थान हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है कि आखिर उस रात ट्रेन में क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या फिर उस घटना के कुछ पहलू ऐसे थे जिन पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनसुने राजनीतिक किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।